हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल एक्सपीरियंस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं वर्केबिलिटी का पूरा टॉपिक डीप में कवर करने वाला हूँ। वर्केबिलिटी क्या है, यूज ऑफ वर्केबिलिटी क्या है, अच्छी वर्केबिलिटी किसे कहा जाता है, यानी कि अच्छी वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्केबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। यानी कि हमें पूरा का पूरा आज का वर्केबिलिटी का मैं पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ताकि इसे को देखने के बाद अगर आपको कोई नींद में भी यह पूछे कि वर्केबिलिटी के बारे में मुझे यह बताओ, तो आप फटाक से आंसर दे सको। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में रहे बेल आइकन दबाना बहुत ही जरूरी बन जाता है, और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप वीडियो के नॉलेज के अंदर खो जाने वाले हो, वो डेफिनेटली पक्का है। अगर आपको शॉर्ट में आंसर चाहिए वर्केबिलिटी के बारे में, तो वर्केबिलिटी यानी कि जो कॉन्क्रीट होती है उसकी कार्य करने की क्षमता, ये शॉर्ट में आंसर हो गया। अब जो लोग ऐसे टाइम पास के लिए आए थे वो लोग जा सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे 10 से 15 मिनट देख के पूरा का पूरा वर्केबिलिटी का टॉपिक समझना चाहते हैं, वही लोग यहाँ पे बने रहे, क्योंकि इस चैनल के अंदर डीप नॉलेज मिलता है। ऊपर से कोई कुछ भी नॉलेज नहीं मिलता है। जो 1-2 मिनट में आए और अपना व्यू काउंट कर रहा है, पूरा का पूरा विस्तार से बताओ तो कंक्रीट के अंदर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, रेड मिक्सचर, बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। यानी कि जो जिस कंक्रीट के अंदर ये जा रहा है इंग्रेडिएंट प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए विदाउट वर्ड्स, और जो भी हमें शेप है, फॉर्मवर्क है, उसके रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर हम कंक्रीट को प्लेस करें तो वो सही से प्लेस हो जाए, और पूरा का पूरा जो शेप है वो सही से आ जाए विदाउट एनी सेग्रीगेशन, हनीकॉम्ब, वर्ड्स, और प्रॉपर जो हमें मिक्स डिजाइन बनाई है कि हमें ये ड्यूरेबिलिटी के लिए कंक्रीट बनाए, तो वो सारी ड्यूरेबिलिटी भी हमें मिल जाए, ट्रेंच भी मिल जाए, और किसी भी प्रकार का सेग्रीगेशन, हनीकॉम्ब ना आए। तो वैसे कंक्रीट को हम बोलते हैं कि अच्छा वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो जिस भी कंक्रीट को हम मिक्स करते हैं, कास्ट करते हैं, मोबिलाइट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ भी करके हमें जो फाइनल कंक्रीट होता है उसका शेप, साइज, ट्रेंड, ड्यूरेबिलिटी, क्रीप वगैरह वगैरह जो होता है वो सही से हमें मिल जाए विदाउट एनी बैड इफेक्ट, तो वो अच्छा कंक्रीट कहलाया जाता है। और यहाँ पे ये वाला टॉपिक तो मैं बाद में यहाँ पे नीचे कवर करने वाला हूँ रिक्वायरमेंट के अंदर, तो जो आपका फालतू टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़। यहाँ पे वर्केबिलिटी के लिए पूरा का पूरा आईएस कोड में गाइडलाइन भी दिया है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, वरना मैं यहाँ पे आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रहे मेरे साथ पूरे अंत तक। यहाँ पे अच्छा कंक्रीट होने के लिए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो मिक्सबिलिटी, टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, मोबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी, ये जो 5 इन सब का अच्छा होना जरूरी है। तो इन सब को अच्छा कब कहा जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको जल्दी से डिटेल में बता दे रहा हूँ कि मिक्सबिलिटी यानी कि जो कंक्रीट के सभी इंग्रेडिएंट है, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर। अब मैं ये सारे का नाम नहीं लूंगा, इंग्रेडिएंट बोलूंगा तो आप समझ जाना कि जो भी कंक्रीट में मटेरियल यूज होता है उसको इंग्रेडिएंट में ले लूंगा। तो उन सभी को प्रॉपरली मिक्स करके जब हम वाटर डालते हैं और उसको मिक्सिंग करते हैं, तो उस मिक्स के अंदर मान लो कि अगर हमारा 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब है, उसके अंदर हम वो कंक्रीट डालते हैं, तो उस कंक्रीट के हर एक कोने में, हर एक पॉइंट आप जिस भी पॉइंट में पकड़ लो, यानी कि मान लो कि हमें इस कंक्रीट को देखना है, तो वहां पे जो इंग्रेडिएंट होगा वो जितनी भी क्वांटिटी का होगा उतना ही दूसरे पॉइंट के अंदर होगा, उतना ही पॉइंट के अंदर होगा, उतने कोई भी पॉइंट आप पकड़ लो, वहां पे सारा का सारा जितना भी प्रोपोर्शन होगा, क्वांटिटी होगा, कोई भी इंग्रेडिएंट का, वो सभी जगह पे सही होगा, एक ही होगा। उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस ग्रीन कंक्रीट। और अच्छा वर्केबिलिटी के लिए ये बहुत ही खास अहम भूमिका बताता है होमोजेनियस कंक्रीट ना रहे तो सेग्रीगेशन आ सकता है, ब्लीडिंग आ सकता है, वर्ड्स आ सकते हैं वगैरह वगैरह, जो मैं आगे कवर करने वाला हूँ। अब बात आती है टेबिलिटी की, यानी कि हम कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हमें जहाँ पे हमारा साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे उस कंक्रीट को लेके जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया।
उसके बाद हम जहाँ पे हमारा फॉर्मवर्क है उसमें हम प्लेस करते हैं, यानी कि प्लेसिंग यानी कास्टिंग हो गया। उसके बाद उसका कॉम्पैक्टिंग करते हैं, यानी कि वाइब्रेटर के थ्रू हो, यानी कि रोड के थ्रू, कोई भी आपका मोड ऑफ वर्क हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंक्रीट है उसमें सेग्रीगेशन ना आना चाहिए। सेग्रीगेशन नहीं आता, यानी कि वो मटेरियल होमोजेनियस ही रहता है, नॉन होमोजेनियस नहीं बनता है, और हमें अच्छा कंक्रीट का जो फाइनल होता है वो मिलता है। तो उसको टेबिलिटी बोला जाता है कि वो सभी प्रोसेस में पास होने के बावजूद भी होमोजेनियस अपनी प्रॉपर्टी है वो बनाए रखता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। इसमें भी जो होमोजेनियस है वो अहम भूमिका बजाता है, यानी कि मैंने होमोजेनियस के बारे में आपको बता दिया कि क्या है। अब बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो हम ट्रांसपोर्टेशन लॉरी से करें, व्हीकल से करें, ट्रक से करें, नो मैटर किससे करें, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उस वाइब्रेशन के से जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। जो एग्रीगेट की ज्यादा होती है तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण बॉटम में प्लेस हो जाते हैं, और जो स्लिमेस्ट स्लरी उसकी कम होती है तो वो टॉप में रह जाते हैं, यानी कि वो दोनों पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि एक बॉटम में चला जाता है दूसरा टॉप में चला जाता है, तो वो नॉन होमोजेनियस नहीं रहते और नॉन होमोजेनियस में कन्वर्ट हो गया ऐसा बोला जाता है। यानी कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट करें तो कंक्रीट ऐसा नॉन होमोजेनियस फॉर्म ना क्रिएट कर ले और होमोजेनियस बना रहे, तो उसे अच्छा ट्रांसपोर्टेबिलिटी वाला कंक्रीट कहा जाता है। अगर वो नॉन होमोजेनियस में कन्वर्ट होता है तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बारे में मैंने पूरा का पूरा पोस्ट लिखा हुआ है, वीडियो भी बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए और जल्दी से उसे रेफर कर लीजिए ताकि आपका कोई भी डाउट रहे ना। अब बात आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम दूसरे शब्दों में फ्लोएबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि जैसे कि हम पानी को किसी भी जगह पे डालते हैं तो वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है, यानी कि फ्लो हो जाता है। तो कंक्रीट में भी वैसा ही है कि मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मोबिलिटी अच्छी किसे कहते हैं कि जो भी कंक्रीट हमारा मिक्सचर है उसको हम कोई भी साइज शेप के अंदर डाले, कास्ट करे, प्लेस करे और उसे कम से कम कॉम्पैक्टिंग दे तो भी वो सही से पूरा का पूरा वर्ड्स रिमूव कर लेता है और हमें एक परफेक्ट स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर भी कोई भी प्रकार का हनीकॉम्ब या सेग्रीगेशन क्रिएट ना हो, और अच्छा हमें स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उस वैसे कंक्रीट को अच्छा मोबिलिटी वाला कंक्रीट कहते हैं। अब बात आती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी भी एक बहुत हमें अहम भूमिका बजाता है। कोई भी कंक्रीट हो लेकिन उसको हम कॉम्पैक्ट ना करें तो वाकई उसकी मोबिलिटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेबिलिटी अच्छी हो, टेबिलिटी अच्छी हो, मिक्सएबिलिटी अच्छी हो, नो मैटर वो कोई कैसा भी अच्छा हो, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन ना दिया जाए तो उसके अंदर वोट 100% रहेंगे, क्योंकि हम कास्ट तो थोड़ी हाइट से ही करेंगे तो उस दौरान कंक्रीट के अंदर एयर बबल क्रिएट होते हैं। जो एयर बबल को हमें रिमूव करने के लिए उसे कंपैक्शन देना जरूरी होता है। आप कंपैक्शन के वो कंक्रीट किसी भी मोड से कर सकते हो, आप वाइब्रेशन के थ्रू कर सकते हो। अगर आपका साइट ऑफ वर्क यानी कि वर्क जो स्मॉल है तो आप रेनफोर्समेंट रोड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेफर करूंगा कि आपको वाइब्रेशन से ही करना है। मैंने वाइब्रेशन का यूज कैसे करना है, वाइब्रेशन क्यों यूज करना है उसके बारे में प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है पूरा का पूरा डिटेल के अंदर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और आपको वो भी रेफर करना है। अगर आपको रेफर करना हो तो बाकी सेग्रीगेशन वाला तो मैं पूरा का पूरा रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आपको वो देखना ही देखना है, रीड करना ही करना है। ये वाइब्रेशन वाला आप ऑप्शनल में ले सकते हो। यहाँ पे अच्छा कंपैटिबिलिटी वाला कंक्रीट वही है जिसको कम से कम वाइब्रेशन प्रोवाइड करे, फिर भी वो अपना 99 यानी कि पूरा का पूरा वर्ड्स रिमूव कर दे और हमें एक टेबल कंक्रीट प्रोवाइड करे जिसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तो वैसे कंक्रीट को हम अच्छा वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट कहते हैं जिसके अंदर ये सारे की सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के बारे में आर्टिकल में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको रेफर नहीं करूंगा क्योंकि वो तो फिक्स ही होता है। जो भी
जिस वर्ड में बयां करते हैं वो एक डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो वर्केबिलिटी को डायरेक्ट इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो मेन पॉइंट है उसको कवर किया है। वाटर कंटेंट, मिक्स प्रोपोर्शन, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप्स ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग, यूज ऑफ एडमिक्सचर, टाइम एंड टेम्परेचर। इन चार के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरह के वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, बढ़ाता है या घटाता है। तो उसमें सबसे पहला आता है वाटर कंटेंट। ये वाटर कंटेंट है ना, वो एक बहुत ही अहम भूमिका बजाता है। अगर मैं चाहता तो इसको ये मिक्स प्रोपोर्शन के अंदर भी तो शॉर्ट में बयां कर सकता था, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट ही प्लेस दिया हुआ है। यानी कि वाटर कंटेंट यानी कि WC रेशियो जितना ज्यादा होगा कंक्रीट के अंदर उतना अच्छा होगा, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होने से कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट स्लरी होती है वो अच्छे तरीके से लुब्रिकेंट बनता है और सही जगह पे प्लेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे कई सारे नॉन टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर होते हैं और खास करके लेबर होते हैं जो जिसको कम से कम फिजिकल एफर्ट्स प्रोवाइड करके कंक्रीट को प्रेडिंग करना है और ना कम एनर्जी यूज करना हो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि ज्यादा वाटर ऐड कर देते हैं कंक्रीट। कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह से कास्टिंग कर रहे हो और शाम आते आते वो लेबर को थकान महसूस होती है, तो वो ज्यादा वाटर ऐड करके जल्दी से कास्टिंग खत्म करने को चाहता है। लेकिन आपको उसे ऐसा करने से रोकना है, क्योंकि ये वाटर कंटेंट है अगर बहुत ही ज्यादा हो गया तो वो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग प्रोड्यूस कर सकता है और से सेग्रीगेशन आएगा और हनीकॉम्ब प्रोड्यूस होगा। दूसरा कि आपका सीमेंट स्लरी भी फॉर्मवर्क से बाहर चला जा सकता है। तो आपको प्रॉपर वाटर कंटेंट रेशियो का यूज करना है। दूसरा बात आता है कि मिक्स प्रोपोर्शन। कोई भी हमारा कंक्रीट हो, वो कंक्रीट बनाने से पहले हमें मिक्स डिजाइन बनाना होता है। यानी कि मिक्स डिजाइन के अंदर हम जो भी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट है उनकी हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी फाइंड करनी होती है कि हम कितना क्वांटिटी यूज करेंगे तो हमें किस मिक्स डिजाइन का यानी कि कितनी ट्रेन का कंक्रीट हमें मिलेगा। तो उसके लिए हमें सभी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी फाइंड करनी होती है जो मिक्स प्रोपोर्शन के अंदर आता है। यहाँ पे मैं एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में मैं अलग ही बता चुका हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के अंदर। अगर हम एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे यानी कि उसका रेशियो बढ़ जाएगा। जितना एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा उतना वर्केबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसके अंदर सीमेंट पेड जो अवेलेबल होगी वो कम मात्रा में होगी। क्योंकि सीमेंट कम है और कम सीमेंट होने की वजह से वो जो कंक्रीट है वो लुब्रिकेंट नहीं रहेगा और उसको मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी और सही से पूरी तरीके से प्रेडिंग नहीं हो पाएगा, जिससे उसकी वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर हम दूसरी तरीके से बात करें कि अगर हम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो वो ज्यादा लेते यानी कि एग्रीगेट की क्वांटिटी कम और सीमेंट की ज्यादा लेते तो वो वाकई ज्यादा लुब्रिकेंट होगा, वो अच्छी वर्केबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट है वो यहाँ पे ट्रेंच प्रोवाइड करता है, तो हमें उसका रेशियो भी पहले डिफाइन करना होता है। उसके बाद ही हमें फिक्स रेशियो मिलता है, उस रेशियो को हमें थ्रो आउट कंक्रीट। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मिक्स प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें मिक्स डिजाइन पहले फाइंड करनी होती है। अगर आपको नहीं पता है कि मिक्स डिजाइन क्या है, क्यों है, मिक्स डिजाइन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, टाइप क्या क्या होते हैं वगैरह, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और उसे एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको ये नहीं बताया कि मिक्स डिजाइन के अंदर क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं इंग्रेडिएंट की, तो उसके ऊपर भी मैंने ये वाला एक्सेल शीट बनाया हुआ है, जिससे आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर कोई एक्सेल शीट चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने मोबाइल लैपटॉप में हर वक्त डाउनलोड करके सेव ही रखिए, ताकि इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। आपको घंटा 1.5 घंटा या फालतू का वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा बड़े साइज के एग्रीगेट लेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा।
कम होने की वजह से हमें कम मात्रा में सीमेंट और वाटर की स्लरी का यूज होगा, यानी कि कम से कम स्लरी के अंदर वो जो मिक्स है वो लुब्रिकेट हो जाएगा और अच्छी वर्केबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो उसकी साइज हम लिमिटेड मात्रा में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्रीगेट की साइज ज्यादा होगी तो रेनफोर्समेंट की जो हमें डिजाइन दी गई हुई है, फ्लैशिंग दी गई होती है, वो अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, तो अगर हम 20 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं तो IS कोड 456 के मुताबिक हमें 20 mm प्लस और माइनस 5 यानी कि 25 mm कम से कम दो रेनफोर्समेंट के बीच में जगह रखनी होती है। जो एक बीम के अंदर हम कम से कम 3 या 4 तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 4 रेनफोर्समेंट के बीच में हम 25-25 mm का प्रोवाइड करेंगे तो उसका साइज ज्यादा बड़ा होता जाएगा। तो हमारे पास बीम और कॉलम की जो विड्थ होती है वो लिमिटेड होती है। तो हमें सब कुछ क्राइटेरिया देखने के बाद ही ये जो डिजाइन होती है रेनफोर्समेंट की वो या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कोई भी हो वो हमें डिसाइड करना होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारा सही है या गलत है। अगर आपको गाइडलाइन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर मैंने दी गई है, यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो गाइडलाइन दी गई है वो सिविल इंजीनियर के लिए ये वैसा नहीं है कि कॉलम है तो ये हम यूज कर सकेंगे। तो जाइए और उसे मस्ट रेफर कीजिए। ये जो मैंने पहला एग्रीगेट वाला बोला था कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे ये दूसरा है कि आपको ये गाइडलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी रेफर करना ही है। अब बात आती है कि शेप ऑफ एग्रीगेट की हम कौन सा शेप यूज करेंगे तो हमारी वर्केबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम राउंड और क्यूबिकल शेप लेते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि राउंड होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, कम होने की वजह से हमें कम सीमेंट स्लरी की जरूरत पड़ेगी और उसकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ देखे तो एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट यानी कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, डब्ल्यू से रेशियो ज्यादा होगा और वर्केबिलिटी कम होगी। लेकिन जो यहाँ पे एंगुलर एंड रफ है वहां पे हमें कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ट्रेंच होती है, वो ज्यादा मिलती है, यानी कि वो उसकी ट्रेंच हमें ज्यादा मिलती है। अगर हम राउंडेड एंड एंगुलर दोनों को कंपेयर करें तो सेम अमाउंट ऑफ सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट वो सब ले ले तो यहाँ पे जो एंगुलर एंड रफ है उसकी ट्रेंथ हमें ज्यादा मिलेगी। भले ही उसकी वर्केबिलिटी कम हो लेकिन उसकी ट्रेंथ हमें ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू राउंडेड। तो हमें ज्यादातर साइड के ऊपर एंगुलर ही एग्रीगेट यूज करने होते हैं। अब दूसरा आता है कि सरफेस टेक्सचर कैसा होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल है कि जो यहाँ पे शेप ऑफ एग्रीगेट के बारे में बताया वो ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि अगर एग्रीगेट रफ होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कम वर्केबिलिटी देगा, लेकिन उसकी जो रफनेस की वजह से ट्रेंच होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो ग्रिप प्रोवाइड होगी वो ज्यादा होगी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि स्मूथ सरफेस कम इंटरनल फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। अब आगे चलते हैं कि ग्रेडिंग के ऊपर। यहाँ पे ग्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन के अंदर सारा सब कुछ कवर हो जाता है कि जितना हम बेटर ग्रेडिंग करें उतना ही हमारे कंक्रीट के अंदर वोइड कम होगा और हाई वर्केबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब बात आती है एडमिक्सचर यूज के अंदर। ये एडमिक्सचर ऑफ यूज है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो गया, आर्टिकल भी बड़ा हो गया है। तो इसको आप यहाँ पे जाइए और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप रीड करिए। ये तीसरा सजेशन हो गया कि आपको ये भी रीड करना है। पहला सेग्रीगेशन था, दूसरा गाइडलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेट था और तीसरा ये एडमिक्सचर वाला हो गया है। वहां पे जाइए और रेफर कीजिए। अब बात आता है टाइम का यानी कि हमें जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को मिक्स किया, वाटर ऐड किया, उसके बाद में जितना भी टाइम पास होगा यानी कि टाइम कंज्यूम होगा उतना उसका वर्केबिलिटी कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि जो टाइम जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका वाटर है वो एब्जॉर्ब होता जाएगा। वो एब्जॉर्ब दो प्रकार से होते हैं, एक तो टेम्परेचर की वजह, इवापोरेशन की वजह से, और दूसरा कि जो कंक्रीट है उसके अंदर हाइड्रेशन क्रिएट हो गया होता है कि वो बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है जी। और हाइड्रेशन की वजह से हीट क्रिएट होती है सीमेंट के अंदर और हीट की वजह से फिर
वाटर कंज्यूम होता है, और बॉन्ड बनाने के लिए भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उसका अलग करके वो बॉन्ड के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी कम होता जाता है, इसकी वजह से वर्केबिलिटी भी कम होता है। अगर इसे एग्जांपल के थोड़े सिंपली तरीके से मैं समझाऊं तो अगर आप कोई कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट करते हो और उसका स्लम्प आपको 125 में मिलता है, उसी कंक्रीट का 1 घंटे के बाद में आप अगर फिर से स्लम्प टेस्ट करेंगे तो उसका 50 जितना स्लम्प डिक्रीज हुआ आपको मिलेगा, यानी कि 75 तक का इतना स्लम्प मिलेगा। जबकि कंक्रीट भी वही है, सारा इंग्रेडिएंट भी वही है, कुछ भी आपने चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के बाद में आपने टेस्ट किया तो इतना कम हो गया। तो यहाँ पे टाइम भी इम्पोर्टेंट है कि आप जब कंक्रीट को मिक्स करते हो उसका तुरंत ही कास्टिंग कर देना होता है। यहाँ पे टाइम और टेम्परेचर सेम ही है, जैसे कंक्रीट को आपने मिक्स कर दिया, जितना टाइम बढ़ेगा उतना उसमें वाटर का लॉस होता जाएगा, यानी कि WC रेशियो है वो डिक्रीज होता जाएगा, जो सीमेंट स्लरी है वो कम होती जाएगी और वर्केबल कंक्रीट नहीं रहेगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, यानी कि आपने जो वर्केबिलिटी का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है कि वर्केबिलिटी क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी क्या है, और अच्छी वर्केबिलिटी कहलाने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी यानी कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक तो पहले ही कर दिया होगा, अगर रह गया है तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो टाइम टू टाइम देते रहे। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी वर्केबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।